हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे, पार्टनरशिप। ये मेरे पास हरियाणा एडिशन की बुक है, अकाउंटेंसी की, +2 पार्ट 1 वॉल्यूम 1। इसी में से हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब होता है बेसिक्स, यानी कि हम पार्टनरशिप के कुछ बेसिक्स देखेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के कुछ बेसिक्स देखेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो अलग अलग एक्ट में, अलग अलग सेक्शंस में प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उनकी डेफिनेशंस दे रखी होती है। जैसे जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के ऊपर एक्ट एप्लीकेबल होता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। देखो यहाँ पे पर्सन्स है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे। हु हैव एग्रीड टू शेयर, जो कि सहमत हुए हैं बांटने के लिए, द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस के प्रॉफिट को, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी उसको चला रहे हैं, बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कोई भी एक पर्सन उन सब के बिहाफ पर एक्टिंग कर रहा है, काम कर रहा है। अब देखिए पार्टनरशिप की ये जो डेफिनेशन है, इसी से इसके फीचर बने हुए हैं। देखिए फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला फीचर है टू और मोर पर्सन। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन्स, यानी कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए। तो ये कहता है कि जब भी हमें पार्टनरशिप करनी है तो उसको वैलिड होने के लिए कम से कम दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए। वैसे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितने पर्सन होने चाहिए, बट सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 रेस्ट्रिक्ट करता है कि हम मैक्सिमम 50 पर्सनस रख सकते हैं पार्टनरशिप में। यानी कि मिनिमम हमारे पास हो गए 2 और मैक्सिमम हो गए 50, यानी कि कम से कम 2 पार्टनर होने ज़रूरी है और मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकते हैं। इससे ज़्यादा हम पार्टनर्स नहीं रख सकते। उसके बाद नेक्स्ट है एग्रीमेंट। कहता है पार्टनरशिप बेस करता है एग्रीमेंट के ऊपर। एग्रीमेंट का मतलब होता है दो लोगों के बीच में किया गया समझौता। अब पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट बनता है, ये लॉ बेस्ड नहीं होता है। जैसे हमारा हिंदू लॉ था, HUF था, वो हिंदू लॉ के ऊपर बेस था, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप लॉ के ऊपर बेस नहीं है, ये एग्रीमेंट के ऊपर बेस है, म्यूचुअल एग्रीमेंट के। यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं। इस एग्रीमेंट में उनके म्यूचुअल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी होंगी कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या उनकी जिम्मेवारियाँ हैं, और फर्दर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा होगा। ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे जो मैं आगे शेयर करूँगी आपसे। आगे थर्ड इसका फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। कहते हैं जब भी हमें पार्टनरशिप करनी है तो उसमें कम से कम बिजनेस की एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लो, A और B दो लोग थे, उन्होंने चीनी का कट्टा खरीदा, उन्होंने शुगर बैग खरीदा। सपोज़ उन्होंने 1000 रुपये का बैग खरीदा था, फिर उन्होंने क्या किया, इसको आगे बेच दिया, सपोज़ 1500 रुपीज़ में बेच दिया, और जो ये 500 रुपये आए थे उन्होंने आधे आधे बांट लिए। लेकिन ये उन्होंने सिर्फ एक ही बार किया, यानी कि वन टाइम ट्रांजेक्शन थी। तो इसका मतलब हम इसको बिज़नेस नहीं बोल सकते। बिज़नेस कहलाने के लिए वो रेगुलर नेचर का होना ज़रूरी है। आगे प्रॉफिट मोटिव, यानी कि कोई भी फर्म है वो किस पर्पज़ से होनी चाहिए, प्रॉफिट मोटिव से होनी चाहिए। अगर मैंने कोई NGO ओपन किया है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, सोशल नीड्स पूरा करने के लिए लोगों के लिए, ऐसा कुछ मैंने ओपन किया है, तो वो पार्टनरशिप नहीं होगा, वो होता NGO होगा या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट या सोसाइटीज़ के अंदर आएगा। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। कहता है जो भी पार्टनर है उसमें एक कंडीशन कंपलसरी है कि वो प्रॉफिट को शेयर करे। देखो यहाँ पे मैंने लॉस नहीं लिखा है, इसका मतलब लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होना ज़रूरी नहीं है। देखो आप ABC 3 पार्टनर थे, उनमें से ABC को कहते हैं कि हम तुम्हें ना पार्टनर रखेंगे लेकिन प्रॉफिट नहीं देंगे, तो क्या C पार्टनर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। जब भी पार्टनर्स हैं वो आपस में प्रॉफिट ज़रूर बांटेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को कम मिल रहा है या किसी को ज़्यादा मिल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन देयर एग्रीमेंट, लेकिन लॉस डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी नहीं है। एक पार्टनर किसी इस शर्त पे भी आ सकता है कि वो लॉस नहीं लेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइनर पार्टनर कभी भी लॉस के लिए नहीं आता है, उसको सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। तो इसलिए नेक्स्ट फीचर क्या है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और क्या है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल्स एंड
एजेंट। देखो प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, मुखिया, यानी कि जिसके कहने पर काम चलता है, जिसकी मर्जी के बिना काम नहीं हो सकता। और एजेंट होता है जो उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, यानी कि प्रिंसिपल के कहने के ऊपर काम कर रहा हो, प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा हो। अब ये कहता है जितने भी पार्टनर्स हैं ना, उन सबके बीच में आपस में प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का रिलेशन होता है। क्योंकि मान लो ABCD पार्टनर थे, अब अगर ए को कोई भी काम करना है ना, तो वो BCD से कंसल्ट करेगा, उनसे पूछेगा, उनसे पूछने के बाद अगर वो एग्री करते हैं तभी वो काम कर सकता है, उनके बिहाफ पे काम कर सकता है। तो इस तरह से इसको उनसे पूछना पड़ रहा है, तो ये प्रिंसिपल हो गए और ये एजेंट हो गया। इसी तरह से बी भी कोई काम करेगा तो वो बाकी 3 पार्टनर से कंसल्ट करेगा। इस तरह से वो एजेंट भी हुआ और प्रिंसिपल भी हुआ। उसके अलावा और कुछ काम करे, जैसे मान लो बी ने फर्म के लिए कोई काम किया है, उसकी वजह से अगर लॉस हो जाता है तो ABCD चारों उस चीज़ के लिए जिम्मेदार होंगे। जैसे कि मान लो कोई एजेंट है, वो अगर कोई काम करता है अपने प्रिंसिपल की प्रॉफिट के लिए, प्रिंसिपल के बिहाफ के लिए, और उससे अगर किसी को लॉस होता है तो उसका जिम्मेवार प्रिंसिपल होता है। ठीक इसी तरह से अगर इनमें से कोई भी एक पार्टनर बाकी पार्टनर के बिहाफ पर या फर्म के बिहाफ पर कोई भी काम करता है तो उसका जिम्मेदार ये चारों के चारों होंगे, पूरी की पूरी फर्म होगी। तो इसी तरह से ये एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी हुए और एजेंट भी हुए। अब नेक्स्ट देखो, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहते हैं या तो बिजनेस हर कोई चलाए, यानी कि ABCD 4 पार्टनर थे, चारों काम कर रहे हैं, बिजनेस में आके एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर इन चारों में से कोई एक पार्टनर भी उन सबके बिहाफ पर काम कर सकता है। आगे है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। देखो पार्टनर्स और फर्म इन दोनों के बीच की कोई भी अलग से एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जब भी कोई एक पार्टनर, मान लो ABC पार्टनर है, इनमें से कोई भी एक पार्टनर अगर पार्टनरशिप छोड़कर जाना चाहेगा तो वो पूरा एग्रीमेंट नया बनेगा। प्लस फर्म अपने नाम पर ना प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना मैनेज कर सकती है। उसके अलावा देखो एक नेक्स्ट था अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है अगर कल को लॉस होता है, अगर फर्म को कल को लॉस होता है और हमने अगर फर्म की सारी एसेट्स लायबिलिटीज सब बेच दी है, उसके बाद भी अगर हम ये लॉस रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, यानी कि हमारी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, अटैच होगी फर्म के साथ। तो इसका मतलब हमारी एग्जिस्टेंस भी अलग से नहीं हुई और हमारी लायबिलिटी भी क्या है, अनलिमिटेड है। आगे देखो राइट्स ऑफ अ पार्टनर। अब जैसे पार्टनर्स हैं उनके कुछ अधिकार भी होते हैं, जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी पार्टनर हैं वो प्रॉफिट में भी हिस्सा मांग सकते हैं और लॉस में भी उनका हिस्सा लेने का अधिकार है। हाँ, अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि वो लॉस के लिए पार्टनर नहीं है तो उसको लॉस देने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है टेक पार्ट इन बिजनेस कंडक्ट। बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें हर एक पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है, उनके पास राइट है, कोई दूसरा पार्टनर उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है काम करने के लिए। राइट टू बी कंसल्टेड। कंसल्टेड का मतलब होता है सलाह लेना। कहता है कोई भी एक पार्टनर अगर कोई काम करना चाह रहा है तो उसको बाकी सारे पार्टनर से कंसल्ट करना होगा, यानी कि हर एक पार्टनर को राइट है, अधिकार है कि उससे सलाह ली जाए, उससे कंसल्ट किया जाए बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम करते वक्त। आगे देखो राइट टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। जितने भी पार्टनर हैं वो कभी भी अकाउंट्स की कॉपी, अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं और कॉपी भी रख सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। आगे देखो राइट टू अ डिसअलाउ ऑफ एडमिशन। अगर मान लो 4 पार्टनर हैं और वो एक और नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं, तो अगर उनमें से कोई भी एक पार्टनर एग्री नहीं करता है तो फिर वो एडमिशन पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो कोई भी नए पार्टनर के एडमिशन को डिसअलाउ कर सकता है। आगे है जॉइंट ऑनरशिप। जॉइंट ऑनरशिप, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब का प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार होता है। फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सब का फर्म की प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार होगा, जॉइंट ऑनरशिप होगी। आगे देखो राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। जितने भी पार्टनर हैं अगर उनमें से किसी एक ने या सब ने अगर फर्म को लोन दे रखा है, लोन प्रोवाइड करवा रखा है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पाने का भी उनको अधिकार है। वैसे तो लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है ये डीड में लिखा होता है या लोन लेन टाइम एग्री होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ एग्रीड नहीं है, पहले से रेट फिक्स नहीं है, तो 6% इंटरेस्ट पे करना होगा फर्म को।
आगे राइट टू गेट रीइम्बर्समेंट। देखो रीइम्बर्समेंट का मतलब होता है सपोज आपने फर्म के बिहाफ पर कोई खर्चा किया, फर्म के लिए कोई एक्सपेंस किया, तो आप उसको दोबारा फर्म से मांग सकते हो, कंपनसेट करवा सकते हो, उसी को बोलते हैं रीइम्बर्समेंट। आगे राइट टू गेट रिटायर्ड। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है या पार्टनरशिप से बाहर जाना चाहता है तो एक प्रॉपर नोटिस के बाद वो रिटायरमेंट ले सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।